नमस्कार, लोकतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। कल यानी 20 जुलाई को संसद का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। मौजूदा संसद के आखिरी मानसून सत्र के लिए सत्ता और विपक्ष दोनों की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पिछली बार की तरह संसद का सत्र धुल ना जाए, इसके लिए आज राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। बैठक में सत्र से संबंधित कई मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ और इसे सुचारू रूप से चलाने को लेकर सभी दलों के साथ चर्चा हुई। संसद के मानसून सत्र में इस बार नए विपक्षी गठबंधन की झलक भी देखने को मिलेगी। मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष कितना एकजुट है, इस सत्र में यह भी देखना दिलचस्प होगा। दरअसल 2024 के आम चुनाव और उससे पहले होने वाले 5 राज्यों के अहम विधानसभा चुनावों के मद्देनजर मानसून सत्र काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कौन से बिल सरकार की तरफ से आएंगे, किन मुद्दों पर सरकार को घेरा जाएगा, किस मुद्दे पर कौन दल किसका साथ निभाएगा, इस सारी बात चुनावी सियासत के लिहाज से बहुत मायने रखने वाली है। लेकिन हालात बता रहे हैं कि मानसून सत्र में मूसलाधार सियासत के आसार नजर आ रहे हैं। खबर देखते हैं, चर्चा फिर आगे बढ़ाते हैं। एक तरफ देश के कई हिस्सों में मॉनसून ने तापमान गिरा रखा है, तो वहीं संसद के अंदर राजनीतिक पारा चढ़ने के पूरे आसार साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। अध्यक्ष जी, आज इस सदन में दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में बारिश हो रही होगी, तो संसद के अंदर सवालों की बौछार होते नजर आएगी। क्या आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने 75 साल की आजादी में पहली बार देश में जब मॉनसून शबाब पर होगा, बिल, कानून, सवाल जवाब, चर्चा विमर्श और हंगामा, वॉकआउट का पूरा जोर होगा। के पुरुष नेताओं ने द्रौपदी मुर्मू को कठपुतली कहा। 20 जुलाई से 11 अगस्त तक इस साल मॉनसून का सत्र होगा, जिसमें कई बिल पेश किए जाएंगे। लोकसभा में कोई भी स्थान रिक्त नहीं रहा। विपक्ष जेपीसी जैसे तमाम मुद्दों पर हंगामा करने के मूड में है, तो वहीं माना जा रहा है हाल के दिनों में सबसे ज्यादा गर्म मुद्दा यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल भी इस सत्र में पेश किया जा सकता है। क्या सरकार यूसीसी पर बिल ला सकती है? क्या दिल्ली विधेयक पर राजनीति गरमाएगी? मॉनसून सत्र में कौन कौन से बिल पेश होंगे? क्या उपयोगी साबित होगा मॉनसून सत्र? कहीं हंगामे की बरसात में धुल तो नहीं जाएगा सत्र? विपक्षी एकजुटता बिलों के पास होने पर नजर आएगी। संसद सत्र के हर एक मिनट पर 2.5 लाख रुपए का खर्च होता है। इस साल बजट सेशन 31 जनवरी से शुरू होकर 6 अप्रैल तक चला, जिसमें हंगामे के चलते 14 फरवरी से 12 मार्च तक काम काज ठप रहा। करोड़ों का नुकसान हुआ। उम्मीद जताई जा रही है कि मॉनसून सत्र का वैसा हाल नहीं होगा। 23 दिन तक चलने वाली मॉनसून सत्र में 32 महत्वपूर्ण बिल पेश किए जाएंगे। 2024 के आम चुनावों से पहले ये सत्र खासा अहम माना जा रहा है। सरकार ने मॉनसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई, ताकि सत्र से पहले तालमेल का माहौल बना लिया जाए और सत्र विपक्ष के हंगामे की भेंट नहीं चढ़े। लेकिन विपक्षी तेवरों को देखते हुए इसके आसार कम ही लग रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड, मणिपुर हिंसा, अडानी मामला, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों की गूंज मॉनसून सत्र में जोरदार तरीके से सुनाई दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। तो जब चीजें सामने आएंगी, सत्र शुरू होगा, मुद्दे उठेंगे, तो क्या विपक्ष के मुद्दे उठाने दिए जाएंगे? हंगामेदार होगा सत्र, क्योंकि तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा की जानी है और उन मुद्दों को कितना स्थान दिया जाएगा, इस बात पर भी समझना होगा। हालांकि आश्वासन पूरी तरह से कहा गया है कि सारे मुद्दों को उठाया जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि दिल्ली सरकार को लेकर जो अध्यादेश लाया जा रहा है उस पर भी चर्चा होगी।
विपक्षी एकता का रंग भी देखने को मिलेगा। तमाम खास मेहमान आज के हमारे इस पैनल में जुड़े हुए हैं, उनसे आपको रूबरू कराना चाहेंगे। संजय चौधरी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास श्रीवास्तव, प्रवक्ता कांग्रेस। संजीव निगम, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। राम प्रकाश पांडे, प्रवक्ता टीएमसी। डॉक्टर सुनील कौशिक, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर कुछ ही देर में हमारे साथ उनके हम अनुभव साझा करेंगे। सबसे पहले संजय चौधरी जी आपके पास आना चाहेंगे। आप सभी का स्वागत करते हैं और इसके साथ ही हम ये समझना चाहेंगे थोड़ा सा कि क्या सत्र धुलेगा विपक्षी दलों का, या रंग घुलेगा, या सत्ता पक्ष का चाबुक चलेगा? क्या देखने को मिलेगा? कि भारतीय जनता पार्टी की निश्चित रूप से कोशिश होगी कि ये मानसून का सत्र देश के विकास के लिए एक नया अध्याय लिखे। 31 से ज्यादा विधेयक इस समय तैयार हैं और कोशिश होगी कि ये विधेयक सत्र में प्रस्तुत हो, इस पर व्यापक विचार विनिमय हो और विचार विनिमय के बाद ये विधेयक कानून के रूप में देश के सामने आए, जिससे देश के विकास की एक नई गाथा और आगे बढ़े। निश्चित रूप से आज सर्वदलीय बैठक हुई है, सारे राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने बैठा है और इसके बाद कार्यमंत्रणा समिति की बैठक होगी। वर्किंग कमेटी की मीटिंग होती है, उस कार्यमंत्रणा समिति में सदन में ये तय है कि कौन कौन से मुद्दे उठेंगे, ये कार्यमंत्रणा समिति ही तय करती है। और मैं समझता हूं कि इस कार्यमंत्रणा समिति में, जिसमें सारे राजनीतिक दलों के आनुपातिक प्रतिनिधि इसमें सदस्य होते हैं, वे सदस्य मिलकर तय करते हैं कि आने वाले दिनों में जो संसद का सत्र है उसमें कैसे विषय उठे, किसको कितना समय मिले, किसको प्रायोरिटी मिले, कौन पहले आए। और इसके बाद हम जानते हैं कि फ्राइडे का दिन प्राइवेट मेंबर बिल होता है, उसमें कोई सदस्य अगर चाहता है तो अपने विषय भी रख सकता है। तो इस आधार पर आज बड़ी सहमति बनने की बात हुई है और मैं समझता हूं कि इस बार का मानसून सत्र बहुत अच्छी तरह से बिना किसी हंगामे के देश के विकास के लिए, लोकतंत्र के लिए एक आदर्श साबित होगा और एक अच्छी परंपरा शुरू हुई है। आज जिस तरह से सर्वदलीय बैठक हुई है, बेहतर होगा। बाकी दलों को अधीर रंजन चौधरी साहब कह रहे हैं कि सदन तभी शांति से चल सकेगा जब विपक्षी मुद्दों को स्थान दिया जाएगा। वो कहते हैं ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। इसका मतलब कहीं ना कहीं डाउट है उन्हें। देखिए, भारत के संविधान में संसद को चलने की जो प्रक्रिया तय है उसी के आधार पर कार्यमंत्रणा समिति जो विषय तय करती है उसी के आधार पर संसद चलेगी। कार्यमंत्रणा समिति में रिप्रेजेंटेटिव सारे पॉलिटिकल पार्टी के हैं, वे संख्या के आधार पर रिप्रेजेंटेटिव हैं और मैं समझता हूं कि उनके बहुमत के आधार पर जो भी निर्णय होगा उसी के हिसाब से कार्यमंत्रणा समिति अपना निर्णय लेगी। किसी की धाव, किसी का दबाव, किसी का इस प्रकार का केवल अड़ियल रवैया मुझे लगता है कि इसमें नहीं अपनाना चाहिए। जो परंपराएं हैं उस आधार पर संसद चलेगी। हम आशान्वित हैं, वे जो भी प्रश्नों का जवाब चाहेंगे निश्चित रूप से सरकार उनका जवाब समय समय पर देगी। विकास जी कितना आश्वस्त हैं? क्योंकि इससे पहले सत्र जिस तरह से देखे गए, जबरदस्त हंगामा हुआ, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगता गया और लाखों रुपए जो है यूं ही पानी में चला गया। इस बार भी ऐसा ही होगा या कुछ बात बनेगी? आश्वासन दे रहे हैं। म्यूट पर हैं शायद आप जी। हाँ जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी जिन मुद्दों को लेकर पिछले सत्र में बात आई थी, वो मुद्दे बहुत ही गंभीर मुद्दे और अब उसमें मणिपुर भी जुड़ गया है। देश का सबसे बड़ी आर्थिक घोटाले की बात आई। वैश्विक स्तर पर भारत को बदनाम करने का षड्यंत्र किया गया। अगर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में थोड़ी सी भी सत्ता है, इस देश के लाखों लोगों की गाढ़ी कमाई के साथ जो छलावा किया गया, बड़े बड़े बैंक और नहीं, वो कह रहे हैं उन्हीं मुद्दों को अनुमति मिलेगी जो पहले से जिनका नोटिस दिया जा चुका है। देखिए, सदन चलाना सरकार का धर्म है और विपक्ष का काम है कि असल मुद्दों पर डिबेट छेड़ना। लगातार सरकार की नीति और नियत पर
जब तक उसको 40 करोड़ मानव ने उठा दिया तो उसको क्लियर करना सरकार और प्रधानमंत्री का दायित्व बनता है। नहीं तो ताली जिस तरह से अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, तो ताली फिर इधर से भी तो ठीक ही बजनी चाहिए ना। देखिए, इस बार अगर सरकार ने माइक बंद किया होता माननीय सदस्यों का तो आज वो बात के लिए सदन का समय न बर्बाद होता। पर ये तो भारत के इतिहास में पहली बार देखा गया इस चुनी हुई बहुमत सरकार ने संसद में विपक्ष के अधिकार के सदस्यों को बोलने तक। लेकिन इस बार आश्वस्त कर रहे हैं कि बोलने का मौका मिलेगा। राम प्रकाश पांडे जी, क्या कहना चाहेंगे? आश्वासन सबको मिला है, भरोसा आप लोगों को कितना है, चलेगा या नहीं चाहिए? आपकी भी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। तो एक बार दोहराइए। राम प्रकाश पांडे जी से सवाल है। हाँ, दोहराइएगा दोबारा। क्या सवाल? आप संतुष्ट हैं जवाब से? सत्ता पक्ष के सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, वो कह रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, सारे मुद्दे जो है जो भी वहां पर नियम के मुताबिक है सब पर चर्चा होगी, सबको सुना जाएगा। ठीक है, अगर चर्चा होगी तो उस पर सहमत रहेंगे। अगर सारे मुद्दे जो हैं आज के देश के सामने, क्योंकि देश हमारे सामने देश बड़ा है, देश के सामने जो समस्याओं के सारे मुद्दे हैं उनकी अगर चर्चा होगी तो ठीक। तो पिछली बार क्या बड़ा था? अहम कहीं ना कहीं टकरा गया था जिससे हंगामे की भेंट चढ़ गया। जिम्मेदार तो सभी लोग हैं। महंगाई उगाई की जो है बातें वो सारी होंगी तो ठीक है। चलिए संजीव जी, क्या कहना चाहेंगे आप? आपका तो बहुत बड़ा मुद्दा है, एक बड़ी चुनौती है। विपक्ष को अरविंद केजरीवाल एक करते हुए नजर आ रहे थे, जगह जगह गए। बिल्कुल ठीक बात आप ये कहते हैं। अब देखिए, संसद शुरू होने दीजिए और ये आज ये कह रहे हैं, अभी इनकी ज्यादा जिम्मेदारी है और बाकी हम सब लोग तो सहयोग करते ही रहेंगे। या ये पहले भी, अब ये आने दीजिए, रहने दीजिए इनको किस तरीके से ये करते हैं। तो विपक्षी दलों के लिए बड़ा मुद्दा क्या होगा? जैसे आपके लिए अध्यादेश जो लाने की बात कही जा रही है वो बड़ा होगा, या मणिपुर की घटना बड़ी होगी, या हिंडनबर्ग की रिपोर्ट बड़ी होगी? किस मुद्दे को? अपनी अपनी जगह सबका महत्व है, एक को दूसरे से आप नहीं यहाँ पर तुलना कर सकते हैं। अध्यादेश वाला मुद्दा अपने लेवल पर है। मैं मणिपुर में जो घटना घटी वो उसका अलग है, वो दोनों का मतलब दोनों को एक दूसरे से आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। अलग अलग जगहों पर उनका अपना महत्व है। जब संसद में है और सारे लाए जाएंगे तो हर चीज का वहाँ जवाब दिया जाएगा, पूछा जाएगा, उसमें चर्चा होनी चाहिए, यही तरीका है। सुनील कौशिक जी, बहुत कुछ नया होगा, संसद नई, और विपक्षी एकता का जो नया रंग है वो भी देखने को मिलेगा। अरविंद केजरीवाल की मेहनत भी यहाँ पर देखी जाएगी कि भाई किस मुद्दे को लेकर कौन पक्ष में किसके खड़ा है और कौन किसके पक्ष में नहीं खड़ा। क्या तस्वीर आपको नजर आएगी? नहीं, देखो, निश्चित तौर से रविंद्र जी, नया संसद भवन होगा, नया संगठन होगा। पहली बार 9 साल में विपक्ष के सारे राजनीतिक दल एक मंच पे आ गए हैं। तो निश्चित तौर से मुश्किलें तो सरकार की बढ़ेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बीजेपी ये अपेक्षा करे कि विपक्ष शांत रहे, आराम से संसद चलने दे, तो 2014 से पहले बीजेपी को भी झांकना पड़ेगा। क्या आपने भी संसद बहुत संयम होकर चलने दी है क्या इस देश की? निश्चित तौर से विपक्ष के सामने मुद्दे होते हैं और उस मुद्दों के साथ एक छटपटाहट भी होती है सत्ता में आने के लिए। तो वो आपने किया है, वो विपक्ष में बैठे हुए राजनीतिक दल भी करेंगे। सवाल ये खड़ा होता है कि जिन मुद्दों पर चर्चा होगी, जो बिल लाए जा रहे हैं, उस पर विपक्ष की कितनी तैयारी है। ठीक, मणिपुर हिंसा पर चर्चा बहुत सारी मीडिया में हो गई, निश्चित तौर से संसद में भी होनी चाहिए। रेल सुरक्षा को लेकर के जो केंद्र सरकार के बड़े बड़े वायदे थे, मुझे लगता है कि संसद सत्र में वो मुद्दा भी उठेगा। दूसरा, 9 साल हो गई सरकार को, अंतिम वर्ष है और पिछले 3 वर्ष से चाइना के साथ जो सीमा विवाद चल रहा है और बार बार विदेश मंत्री के बयान आ रहे हैं। एक हफ्ते पहले तो ये बयान आया कि जिंदगी में मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। ठीक, तो ऐसी स्थिति में सरकार को जवाब तो देना ही पड़ेगा। अभी ईडी डायरेक्टर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया, जो विपक्ष में बैठे हुए राजनीतिक दल सारे लगाते थे, उस पर सरकार को जवाब देना पड़ेगा।
दूसरा, अडानी को लेकर के पिछली बार जेपीसी की मांग थी, संसद सत्र खत्म हो गया, क्या दोबारा कांग्रेस उसको जेपीसी की मांग को लेकर के क्या दोबारा कटघरे में सरकार को खड़ा करेगी? ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष को जवाब देने होंगे। और जब कोई भी राजनीतिक दल हो, जब अंतिम वर्ष होता है उसके लिए, तो निश्चित तौर से मुश्किल भरा तो होता ही है, क्योंकि पूरे 5 साल की वहां समीक्षा होती है। लेकिन अगर संसदीय कार्य मंत्री ये कह रहे हैं प्रहलाद चौधरी कि सत्र में नियमों के तहत अनुमति प्राप्त और सभापति द्वारा अनुमोदित हर मुद्दे पर बात होगी, फिर शंका क्यों? नहीं, वो तो हमेशा ही होता रहता है। ऐसा थोड़ी है कि नियम कोई तोड़ता है, लेकिन जब कुछ गंभीर मुद्दे होते हैं जिन पर सरकार चर्चा नहीं चाहती है, तो विपक्ष हंगामा करता है। क्रमबद्ध तरीके से जो सवाल पूछे जाते हैं, बोलने की अनुमति दी जाती है, वो नियमानुसार ही होती है। 2014 से पहले भी थी, 2014 के बाद भी है। लेकिन जब आप किसी राजनीतिक दल को बोलने नहीं देंगे, पूरी बात नहीं करने देंगे, और ये लोकसभा अध्यक्ष का अधिकार है कि वो किस मुद्दे को एक्सेप्ट करेगा, किसको नहीं करेगा, इसमें कोई वो तो है नहीं है, राजनीति तो है नहीं है, क्योंकि वो सारे राजनीतिक दलों का लोकसभा अध्यक्ष है। सबसे महत्वपूर्ण मैं आपको बात बता दूं, मुझे लगता है कि विपक्ष भी उस पर सहमत होगा कि देशद्रोह पे कानून संशोधन बिल पास होगा। इसमें विपक्ष बात करने तैयार नहीं। पिछले 1 वर्ष से ये कानून इस देश में स्थगित पड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, और बार बार सरकार देशद्रोहियों की बात, देश प्रेम की बात करती है। वो सरकार रहते हुए यदि 1 साल से इस देशद्रोह का कानून स्थगित इस देश में हो, तो आप सवाल तो खड़े निश्चित तौर से होंगे, विपक्ष पे भी खड़े होंगे। विपक्ष इसलिए इस पे मौन धारण किए हुए है कि विपक्ष हमेशा ये आरोप लगाता रहा है कि सरकार इसके माध्यम से आवाज बंद करने का काम करती है, और जो बोलने की आजादी है कहीं ना कहीं उस पर है। और उसमें देखिए 11,000 जो एफआईआर हुई हैं 11,000 लोगों पर, 8,000 के आसपास उसमें एफआईआर हैं, 405 ऐसे मुकदमे हैं उसमें जहां सरकार की आलोचना जो लोगों ने की है उसमें मुकदमे दर्ज हुए हैं। तो क्या एक गंभीर मुद्दा तो है इस पे कि संशोधन सरकार लेकर के आ रही है, तो उस संशोधन में है क्या? ठीक है संजय चौधरी जी, एक बड़ा सवाल, अभिव्यक्ति की आजादी की जब बात की जाती है, लोकतंत्र जिसकी इजाजत देता है, वहां पर विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश की जाती है। बड़े मुद्दों पर जब चर्चा करने की बात आती है तो बिल्कुल चुप्पी साध ली जाती है। 2 महीने हो गए हैं, मणिपुर को लेकर प्रधानमंत्री ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कम से कम उस पर बयान दे दें, बड़ा अच्छा रहेगा। महंगाई को लेकर जब भी बात आती है, जिसको लेकर आप सत्ता में आए थे कि हम बड़े बड़े आपने जो दावे किए थे वो भी धरे के धरे रह गए। रेल दुर्घटना के ऊपर बयान देने की बात आई तो भी चुप्पी साधी जाती रही, बड़ी सुरक्षा के दावे किए जाते रहे। अहम मुद्दों पर आप चुप्पी साध जाते हैं, ऐसा क्यों और कब तक चलेगा? किसी भी अहम मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी चुप्पी नहीं साधती। वास्तव में बयान से ज्यादा जरूरी होता है एक्शन का, और हमने देखा है कि पिछले लगभग 11 दिनों से मणिपुर में पूरी तरह से शांति है। ये बताती है कि मणिपुर में जो एक्शन हुआ है उसका जमीन पर असर दिख रहा है। केवल बयान जारी कर देना बिल्कुल वैसे ही है जैसे अभिव्यक्ति की आजादी की बात करने वाले कांग्रेस के लोग। इस देश में अभिव्यक्ति की आजादी पर संकट कब आया? वो तो संकट तभी आया जब देश में आपातकाल लगा और सेंसरशिप लागू हुई। तो जो लोग इस अभिव्यक्ति की आजादी पर सबसे बड़ा आडंबर करते हैं, सबसे बड़ा अवरोध उत्पन्न करते हैं, वे अपने तर्कों को बदलते हैं। महंगाई की बात करने वाले लोग जब सत्ता में आते हैं तो वो हिमाचल में 6 रुपए पर लीटर डीजल पर अपना टैक्स बढ़ाते हैं। पंजाब के अंदर 4 रुपए पर लीटर डीजल पर टैक्स बढ़ाते हैं। हम टैक्सेस कम करते हैं। तो महंगाई को बढ़ाने वाले कौन से लोग हैं? महंगाई को कम करने वाले लोग हैं। आज दुनिया में जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उसका सामना करते हुए भारत की स्थिति सबसे बेहतर है। निश्चित रूप से जो भी चर्चा की बात होगी, भारतीय जनता पार्टी उस सारी चर्चा का सामना करने के लिए। विपक्ष को तो यह भी आपत्ति होती है कि जब लोकतंत्र की बात चलती है तो विपक्ष आपको चूहे बिल्ली सांप छछूंदर नजर आने लगता है। इस तरह की बयानबाजी से लोकतंत्र कहां सुरक्षित रहेगा? यही बात है। देखिए, लोकतंत्र का विरोध करने वाले जो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को समाप्त कर रही है, वो कहती है कि भारतीय जनता पार्टी अब पीछे जा रही है। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र के आधार पर भारत की जनता ने कर्नाटक और हिमाचल में हमें जिताकर भी जाना।
यानी कि अगर वो तर्क देते हैं कि हम लोकतंत्र समाप्त कर रहे हैं और हमारे खिलाफ तर्क देने में ही उसी लोकतंत्र पर जीत कर आए हुए तर्क को इस्तेमाल करते हैं, ये बताता है कि वास्तव में विपक्ष जिस मुद्दों को उठाता है वो मुद्दे उन्हीं के तर्कों पर निश्चित रूप से शून्य साबित होते हैं। भारतीय जनता पार्टी काम करने में विश्वास करती है, विपक्षी दल केवल और केवल बयानबाजी करने पर विश्वास करती है। आप सुप्रीम कोर्ट आप सुप्रीम ये कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया, आपको इतना नागवार गुजरा, इतनी दिल पर बनाई, इतने अहम पर बनाई, उसके खिलाफ अध्यादेश ले आया। चुनी हुई सरकार को काम नहीं करने दे रहे हैं। नहीं, ये तो देखिए बिल तो समय समय पर आते हैं। देश में कोई इस प्रकार से पहली बार बिल आया हो, आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा होगा। सुप्रीम कोर्ट में शाहबानों का क्या निर्णय आया, उस निर्णय के बाद कांग्रेस और कांग्रेस के मित्र लोगों ने कौन सा निर्णय लिया। आप शाहबानों देखेंगे तो बिल्किस बानो भी देखेंगे ना, फिर आप नहीं बिल्कुल देखेंगे, तभी ना हमने शाहबानों पर भी निर्णय किया, हमने बिल्किस बानो पर भी निर्णय किया और हमने शायरा बानो पर भी निर्णय किया है। इसलिए हम निर्णय की सरकार है, हम अनिर्णय की सरकार नहीं है। हम व्यवहार के आधार पर निर्णय करते हैं, तभी देश 5वीं अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी बनकर खड़ा होता है। कोरोना की स्थिति आती है तो देश के अंदर 3 वैक्सीन बनकर देश के हर नागरिक तक पहुंचाकर दिखाते हैं। हम वो सरकार हैं जिसने हर व्यक्ति के घर तक बिजली को पहुंचाने का सपना पूरा किया है और 24 तक हर घर को नल से जल देकर हम जाने वाले हैं। अगर आज देश के अंदर इन प्राइमरी पैरामीटर्स पर देश की सामान्य जनता का जीवन स्तर ऊपर उठा है, तभी ना आज कल की जो रिपोर्ट है कि 13.5 करोड़ से ज्यादा लोग अगर गरीबी की रेखा से बाहर निकल कर आए हैं, तो ये बताता है कि हम बयान वीरों की सरकार नहीं है, हम काम करने की सरकार है। हम जिनका विरोध, जो आपस में विरोध करने वाले हैं, वो पक्ष विपक्ष के लोग जिस प्रकार की बात करते हैं, नहीं तो इस चीज को तो हमें समझना होगा कि सदन के पटल से अगर राहुल गांधी ने कुछ बोला है, उसकी उस वक्तव्य को ही हटा दिया गया है। विपक्षी एकता भी यहां पर नजर आएगी, कौन किस मुद्दे पर किसके पक्ष में खड़ा है इसको भी हम देखेंगे। संजीव निगम साहब, आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि अध्यादेश को लेकर हमने सीधी बात की, स्पष्ट जवाब दिया संजय चौधरी जी ने, सब कुछ नियम से होगा और सब कुछ हम नियम से कर रहे हैं। तमाम एग्जाम्पल उन्होंने दे दिए कि हमने करके दिखाया है, हम सिर्फ बातें नहीं करते हैं। ये तो लोग देख रहे हैं, भारत की जनता देख रही है और संसद के अंदर जो बैठ रहे हैं विभिन्न पार्टियों के सांसद, वो इसको देख रहे हैं, पिछले आज 9 वर्षों से देख रहे हैं। कोई नई बात नहीं है कि ये क्या कहते हैं और क्या होता है और ये क्या करते हैं। सारी बातों में नहीं, जो आरोप आप उनके ऊपर लगा रहे हैं वही आरोप वो आपके ऊपर लगा रहे हैं। नहीं कि इतने करोड़ का बंगला अगर आप बनवा लेंगे, वो किसके लिए बनवा लिया, बात जनता की करेंगे, कस्में खाएंगे, वो भी कस्में झूठी निकल गई। जैसा ये सामान्य एक तरीके से मनुष्य की सामान्य जो है प्रक्रिया है, जैसा आप करते हैं, जैसा आप अपने जीवन में अपनाते हैं, वैसा ही आप दूसरों के लिए धारणा रखते हैं। अभी कल ही मैं सुन रहा था किसी मोदी साहब बोल रहे थे, प्रधानमंत्री महोदय, कि साहब अलग अलग दलों के लोग आकर के मिल जाते हैं और जब मिल जाते हैं तो उस दल के कार्यकर्ता क्या सोचते हैं, आपस में ये लोग एक दूसरे को गालियां देते हैं। मतलब जो बात कह रहे थे ये इनके ऊपर ही लागू होती है। आप देखिए जो ओम प्रकाश राजभर को, क्या ये इनको श्लोक और पुराण सुनाते रहे, बड़ा अच्छा इनको कर्णश्री लगा है। हम उन बातों को सारों को दोहराएंगे तो ये सुन करके उनके श्लोक इतना अच्छा इनको लगा, उनको पुनः शामिल कर लिया है। और इनके कार्यकर्ता दूसरों को जो कोई लेकर के आते हैं, उनको दामाद बिठा करके उनको डिप्टी सीएम कहीं वित्त मंत्री बना दिया और जो तपस्या कर रहे हैं 20-25 सालों से, उनका आता पता नहीं है। तो इनके अंदर के कार्यकर्ता क्या सोचते हैं, इसका बयानबाजी प्रधानमंत्री महोदय खुद बता रहे हैं लोगों को। तो समय नजदीक आ रहा है, थोड़ा और धैर्य की जरूरत है लोगों को। अब और 1-2 सेशन ये मानसून सत्र है, इसके बाद शायद एक सत्र और आएगा शीतकालीन। बस संजीव जी, कौशिक साहब कुछ पूछना चाहते हैं। क्या केजरीवाल जी अब तक सारे राजनीतिक दलों के बारे में पुराण सुनाते रहे क्या? आप पुराण सुनाते रहे, वो तो उन लोगों को पता है ना। हम क्या सुनाते रहे, सुनिए, हम जो सुनाते रहे
मतलब भारतीय जनता पार्टी में क्या आवश्यकता है? भाजपा नहीं बोल रही है, भाजपा नहीं पूछ रही है। कौशिक साहब बोल रहे हैं, सुनील कौशिक साहब वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाँ, पत्रकार महोदय है, इनका तो बढ़िया है कि ये निष्पक्ष है, पत्रकार लोगों को तो पूछना ही चाहिए। आप सवाल नहीं, उनका कहने का मतलब ये है कि हर दल का नेता किसी न किसी दल के लिए कुछ न कुछ तो कहता रहा है। जैसे ममता बनर्जी ने राहुल गांधी की सत्ता स्वीकारने की बात नहीं की, कमान स्वीकारने की बात नहीं की, वो नहीं चाहती हैं, वो तो मानती नहीं है पीएम पद का चेहरा है। तो किसी ना किसी ने किसी ना किसी के लिए कुछ ना कुछ तो कहा है ना। का अभी कोई मायने नहीं है। हाँ। जब कल खड़गे साहब ने बोला है कि 11 सदस्यीय एक समिति बनेगी, हाँ। तो जो उस समिति के मेंबर होंगे, जो उसका मुखिया होगा, समिति का चेयरमैन होगा, चेयरपर्सन होगा, वो आगे सब तय होंगी। तो उनमें अपना समय गंवाना, एनर्जी वेस्ट करने वाली बात है, इसका कोई मतलब नहीं है। नहीं, वो तो कह रहे हैं केजरीवाल साहब, उपराज्यपाल खुद कह रहे हैं केजरीवाल साहब तो मनमानी कर रहे हैं। उन्होंने तो उद्योग बना रखा है ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर। अब यही बात अगर हम लोग कह रहे हैं कि जब से जो है उपराज्यपाल जो भी आ रहा है, नहले पर दहला, पहले वाले से 21 ही आ रहा है। अपनी जो है राजनीतिक सोच कहीं ना कहीं जो है, आपको जो जिम्मेदारी दी गई है, आप उस पर दिल्ली की आपको पता है पुलिस व्यवस्था किसके हाथ में है और क्या हाल है दिल्ली के। आप देखिए किस तरीके की हो रही है, आप उस पर नजर रखिए, आप उस पर देखिए ना, उस पर हस्तक्षेप करिए, उसको दुरुस्त करिए। वो आप नहीं करेंगे तो चुनी हुई सरकार है, वो कार्य करे, उसमें दखलंदाजी करेंगे। तो ये चीजें हैं, सब लोग देख रहे हैं। और इसी बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया था, वो भी आप नहीं बचा पाए। तुरंत फटाफट आप अध्यादेश ले आए और कल नंबर 1 पर आप बता रहे हैं वो लगा हुआ है। तो आप लोग करें जो आपको करना संजय जी, कर ही रहे हैं। अब जनता ने संजय देख लिया है, जी और जवाब जनता दीजिए, जवाब देगी इसका। जवाब दीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि जो मित्र दल आम आदमी पार्टी जिनके नेतृत्व में गठबंधन के लिए जा रही है, पिछले 6 महीने लग गए उनको उस चीज को मनाने के लिए। तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी की बात अगर कांग्रेस इतने दिन के बाद तब स्वीकार करती है जब केजरीवाल जी बैठक छोड़कर अपने साथी मुख्यमंत्री के साथ निकल जाते हैं, तो दबाव के बाद स्वीकार करती है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के राज्य के विशेष दर्जे के अनुसार, क्योंकि दिल्ली एक बहुत सेंसिटिव क्षेत्र है, देश विदेश के सारे दूतावास यहाँ पर हैं, यहाँ की व्यवस्था बेहतर रहे, अधिकतम बजट केंद्र से आता है, इसलिए निश्चित रूप से यहाँ की व्यवस्था ठीक बने रहे। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी का अराजक रवैया है कि कैसे वे जब अपने घर बनाते हैं तो करोड़ों रुपए लगाते हैं, उनके मंत्रियों की एक लंबी जमात है जो जेल में आराम फरमा रही है, समय समय पे वो राशन कार्ड बनवाते रहते हैं। तो ऐसे राजनीतिक दल में अगर अधिकारियों को लेकर भी इस प्रकार का रवैया रहेगा, वो नियंत्रित हो, इस आशय के साथ हम अध्यादेश को लेकर आए हैं। और अगर ये बेहतर होता तो इनके नहीं, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आप सुप्रीम कोर्ट को भी कुछ नहीं मानते हैं। मनीष सिसोदिया जी जो है छगन भुजबल नहीं है, मनीष सिसोदिया जी अजीत पवार नहीं है जो आप उनको प्रयास करेंगे, इनके मोदी वॉशिंग पाउडर से धुलने का प्रयास करेंगे, वो आ जाते नहीं साहब, हम बिल्कुल, अरे हम तो केजरीवाल साहब को मानते हैं। केजरीवाल शीला दीक्षित के लिए क्या कहते थे, केजरीवाल पवार के बारे में क्या कहते थे, केजरीवाल लालू के बारे में क्या कहते थे, केजरीवाल मुलायम के बारे में क्या कहते थे, केजरीवाल करुणानिधि के बारे में क्या कहते थे, ये हमें सबको पता है मिस्टर निगम साहब, ये बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है संजय जी, कैसे शीला दीक्षित से लेकर सोनिया गांधी तक वो आरोप लगाते थे, संजय जी, भ्रष्टाचारियों की जमात में खड़ी हुई माला की तरह उनकी माला गिना करते थे, वो केजरीवाल नहीं तो सारी चीजें मान लीजिए ना। कुछ जो नियम कायदे कानून की जब बात चलती है, कौशिक साहब ने देशद्रोह पर कानून को लेकर बात करी, बहुत सारे ऐसे कानून पड़े हुए हैं, लेकिन असल बात तो यह है कि जब वो अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं तो 1 से सवा साल तक किसान बैठा रहता है धरने पर, उसको क्या क्या कहा जाता है। राहुल गांधी ने अगर कोई बात उठाई है तो उनके वक्तव्य को सदन से हटा दिया जाता है। संजीव भाई, कोई संसद में कोई नई परंपरा शुरू हुई है क्या? जो भी शब्द, जो भी वक्तव्य और जो भी भाषण जिसमें कोई सा भी शब्द अगर असंवेदनशील है, अगर वो अमर्यादित है, तो
स्वतंत्रता के बाद से भारत की संसद में ऐसे शब्दों को लेकर उन्हें स्पंज किया जाता रहा है। जी, ये आ रहे विकास जी, आप भी जानते हैं, सारे लोग जानते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। और अगर कोई ऐसा शब्द है जो संसदीय मर्यादा में नहीं है तो वो स्पष्ट किया जाता है, वो कोई पहली बार थोड़ी ना हो रहा है। और राहुल गांधी जी तो आंखों से भी बड़े विचित्र प्रकार के व्यवहार करते थे। वो तो आंखों के व्यवहार पे अगर नियंत्रण होता और आप भी लोकसभा अध्यक्ष होते तो उस पर प्रतिबंध जरूर लगाते। तो मैं समझता हूं कि जो भी है वो नियम के अनुसार है, परंपरा के अनुसार है और संसद की स्थापित मर्यादा को बनाए रखने के लिए है। उसमें कुछ भी गलत नहीं है, सब कुछ नियम के अनुसार ही है। विकास जी, नियम के मुताबिक जो चलेगा उस पर कार्रवाई नहीं होगी, नियम के मुताबिक नहीं होगा, चीजें पटल से हटा दी जाएंगी। तो आप लोग नियम में क्यों नहीं रहते? नियम कायदे कानून सीखने चाहिए आप लोगों को। देखिए, जीएसटी को आपने पीएमएलए के तहत रख दिया, इंस्पेक्टर राज को बढ़ावा दिया, देश के करोड़ों व्यापारियों को लूटने का काम कर रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था में जीएसटी और नोटबंदी ने भारत की अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से चरमरा के रख दिया। उस पर सवाल उठाओगे तो कुतर्क करेंगे। देश का प्रधानमंत्री स्वयं संसद के अंदर एक चुनी हुई सांसद को महाभारत का विलन कैरेक्टर बढ़ा के पूरा करके हार करके हक देश के प्रधानमंत्री अगर मनमोहन जी को जो वैश्विक स्तर में भारत को आर्थिक ऊंचाई तक ले गए, जिसका इतिहास कभी मिटाया नहीं सकता, उन्होंने रेनकोट को नहाते हुए देख लिया। गरिमा से पहले महापुरुष और महान नेता जो आज देश में आत्ममुक्त है और देश अर्थव्यवस्था से लेकर महंगाई सबको ले जाकर पूरे भारत को अपमानित कर रहे हैं और भारत और विज्ञान की भाषा कपड़े पैसे पहचानने की बात कह रहे हैं। लोगों को इन सब चीजों को भुलाया नहीं जा सकता है। वर्ष का जो समय बीता है भारतीय जनता पार्टी का, उसमें केवल यहाँ पर का एजेंडा चला। आज आप कह थे कि 27 करोड़ लोगों ने गरीबी रेखा से, आपकी आवाज थोड़ा कट के आ रही है, हम उसको ठीक कराते हैं। संजय चौधरी जी, क्या जवाब आपके पास? देखिए, मुझे लगता है कि ये नरसिम्हा राव की बात कर रहे हैं और शायद उसके बाद इन्होंने मनमोहन सिंह जी की बात की, इनकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। अच्छा बताइए विकास भाई, मनमोहन सिंह जी ने जब सरकार को छोड़ा उस समय दुनिया की अर्थव्यवस्था के नजरिए से भाजपा तो भारत 10वें नंबर पर था और इन 9 साल नहीं, लेकिन मनमोहन सिंह ने जाते जाते एक बात कह दी थी कि हम जा तो रहे लेकिन जो हमने काम किए उसका फायदा आने वाली पार्टी उठाएगी। नहीं, लेकिन उस चीज को आप बताइए, उस समय जीडीपी क्या थी जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी? तो क्या हम माने कि मनमोहन सिंह ने जो छलांग लगाई उसका बेसिक स्ट्रक्चर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एनडीए की सरकार में बनाकर खड़ा कर दिया था। एनडीए की सरकार में तो 23 किलोमीटर की सड़क हर दिन बन रही थी। मनमोहन सिंह जी के सरकार के अंदर 5.5 और 6 किलोमीटर की सड़क हर रोज बन रही थी। हमने देखा है कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को भारतीय जनता पार्टी ने इन 10 सालों में बदला है। क्यों ऐसी सोच नहीं हो पाई कि इस देश के हर व्यक्ति के घर तक नल से जल पहुंच पाए? आज दुनिया के अंदर जो 10 सबसे बड़े कामों की बात हो रही है उसमें ये काम शामिल है। आम आदमी की कल्पना होती है तभी आम आदमी के लिए शौचालय बनता है, आम आदमी के लिए घर बनता है, हर गांव तक सड़क पहुंचती है, हर गांव तक फाइबर। विकास जी एक मिनट, विकास जी सुनेंगे आप? विकास जी, पूरे के पूरे देश के अंदर जिसको जन कल्याण कहते हैं, जिसको गरीबों का कल्याण कहते हैं, क्या ऐसी सोच नहीं बन पाई कि हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को बैंक के दरवाजे पर आने में उन्हें बैंक के कर्मी दुष्कार दिया करते थे? आज इस भारतीय जनता पार्टी के सरकार के कारण जीरो बैलेंस पर देश के अंदर सारे लोगों का अगर बैंक अकाउंट खुला, उस बैंक अकाउंट में अच्छा कितने लोगों की सैलरी बढ़ गई है बता दीजिए 9 साल के कार्यकाल के दौरान? इस 9 साल के कार्यकाल के दौरान अगर सारे काम बेहतर हुए हैं तो गरीबी
क्यों बढ़ गई, बेरोजगारी क्यों बढ़ गई, महंगाई क्यों बढ़ गई, और कितने लोगों की सैलरी बढ़ा दी, कितने लोगों की पेंशन खत्म कर दी गई। नीति आयोग की रिपोर्ट देखिए जो बताता है कि 14.5 करोड़ लोगों को सामाजिक स्थिति के आकलन के आधार पर गरीबी रेखा के ऊपर आए हैं। ये दुनिया में बढ़ती हुई महंगाई के दौर में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इस देश में महंगाई की दर सबसे कम है। इसके बाद कोरोना की स्थिति में जब सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा रही थी, तब इस भारत की अर्थव्यवस्था उसका सामना करने के बाद तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। तो मुझे लगता है कि आम आदमी के कल्याण के, गरीबों के कल्याण के, और ऐसा वर्ग जिसके पास अगर सरकार की योजना है कि किसान के पास 2,000 रुपया पहुंचेगा, तो मैं गारंटी इस बात की देता हूं कि एक व्यक्ति हिंदुस्तान में ढूंढ कर लाइए जिसको 1,999 रुपया 99 पैसा पहुंचा। एक पाई के भी भ्रष्टाचार करके योजनाओं को पहुंचाया गया है। मुझे लगता है कि यही नहीं, दो चीजें तो समझनी होगी। वो कह रहे हैं अगर हमने किसी विषय पर काम, ठीक है संजय जी एक मिनट, 14 से 65 परिणाम, 14 से 65 जीत हमें 19 में हुई है, और 19 से 65 जीत 24 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में ला के ठीक है सुनील कौशिक जी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमने जो काम किया है वो काम भी हम दिखा रहे हैं, हम फर्जी बातें नहीं कर रहे हैं। जो आंकड़े पेश किए हैं, लोग कह रहे हैं कि ठीक है गरीबी का आंकड़ा बढ़ा है, बेरोजगारी का बढ़ा, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं है तो बेहतर हुआ, हम तो आंकड़े दे रहे हैं। और सड़कों पर जिस तरह से काम किया है, अगर वंदे भारत ट्रेनों की बात की तो कम से कम 20 ट्रेनें चल चुकी है। वो कह रहे हैं हमने जो काम किया वो हमारा दिख रहा है जनता को, इसलिए वोट मिल रहा है। नहीं देखो 14 अभी संजय जी बता रहे हैं 14.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ गए, और 80 करोड़ लोगों को आप राशन आप भी दे रहे हैं। उसका पैमाना क्या है देने का? क्या दोनों रिपोर्ट की तुलनात्मक अध्ययन कर लिया जाए तो कोई पैमाना तो आपने बनाया होगा ना संजय जी। 80 करोड़ लोगों को कौन से पैमाने के तहत आप खाना दे रहे हैं? जी संजय जी। सुनील जी, जब आप सबको क्योंकि बढ़िया देते हैं तो आप सबको देते हैं कि नहीं देते हैं? जब आप सूचना का अधिकार सबको देते हैं तो देते हैं कि नहीं देते हैं? जो भी व्यक्ति इस देश के अंदर खाने के लिए तैयार है, मैं समझता हूं कि अगर उसकी बेसिक नीड के लिए सरकार ने अपने दरवाजे खोले हैं, इस देश के अंदर नष्ट होते हुए, इस देश के अंदर सड़ते हुए अनाज को बचाकर अगर देश की जनता तक हम अनाज लेकर उसकी भूख का निष्पादन कर रहे हैं, तो इसके लिए भी अगर निगेटिविटी है। आंकड़े पे डाउट है ना, मेरी बात आपकी दोनों बातों में विरोधाभास है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि ये दायरा कम हुआ है, इतने लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं 80% लोगों को हम खाना बांट रहे हैं, हम भोजन दे रहे हैं, हम सामान दे रहे हैं। तो आप उस आंकड़े का परिमाप क्या है? आप दुनिया के देश फ्री हेल्थ देते हैं तो इसका मतलब क्या है कि उसके जो नागरिक हैं वो हेल्थ का जो एक्सपेंडिचर है उसको वहन नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल, गरीबी रेखा से नीचे है वो। अरे आप उनको अध्ययन कर लीजिए, जो लोग वहन नहीं कर सकते, आपने भी 5 लाख का हेल्थ कार्ड इशू किया है ना, आयुष्मान कार्ड, वो उन्हीं को जारी किया है जो 5 लाख रुपए का तक का इलाज नहीं करा सकते हैं। वो जमीन बेचते थे, ब्याज पे पैसे लेते थे। तो ये नहीं है हर किसी को आप बांट दोगे आयुष्मान कार्ड, उसका भी पैमाना है। हर किसी तक पहुंचाएंगे, ये व्यवस्था का पहला चरण है। हम हर व्यक्ति तक पहुंचाएंगे, जैसे शिक्षा की बात है, जैसे सूचना का अधिकार है, जैसे ये भूख के विरुद्ध आंदोलन है, जैसे हमने जल पहुंचाया है, जैसे हमने बिजली पहुंचाई है, जैसे हमने घर पहुंचाया है, जैसे हमने सूचना के अधिकार में बहुत सारी सूचनाएं मांगी जाती हैं। किस तरह के मुद्दे गरमाएंगे और सही तरीके से सदन चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। अब हम जरा विपक्षी एकता को लेकर भी बात कर लेते हैं कि वास्तव में वो मजबूती सदन में नजर आएगी जिस मजबूती की बात कही जा रही है। और इसके लिए हम राम प्रकाश पांडे जी आपके पास आना चाहेंगे, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। ये जो विपक्षी एकता की मजबूती की बात कही जा रही है, अब इस सदन की जब कार्रवाई शुरू होगी तो बहुत एकदम क्लियर हो जाएगा कि कौन किस पक्ष में खड़ा हुआ है। इसका असर क्या सदन के बाद देखने को मिलेगा, और क्या विपक्षी एकता वास्तव में मजबूत नजर आएगी सदन में? चलिए उनसे संपर्क टूट गया। संजीव निगम जी आपसे समझना चाहेंगे, विपक्षी एकता का जो दावा किया जा रहा है मजबूती का, क्या सदन में नजर आएगी? और अगर अलग अलग मुद्दे पर सब अलग थलग नजर आए
तो फिर आप कैसे दावा करेंगे? इसका असर तो आने वाले समय में पड़ेगा। एक सवाल में इसमें बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं। इसका ये सवाल और ले आने वाले समय पर ही निगम आप साहब। इसको देख पाएंगे। निगम साहब, एक सवाल मेरा ले लीजिए कि यूसीसी को लेकर के जो आप पार्टी कांग्रेस से अलग हटके थी, शरद पवार जी भी अलग हटके बयान आया था, तो क्या ईसीसी पे आज आप कांग्रेस के साथ हो क्या? देखिए सवाल है, पहले क्या था, अभी ड्राफ्ट आने दीजिए उसका यूसीसी का, उसको भी पढ़ करके समझ करके कल शुरू हो रहा है संसद सत्र। सुन लेते हैं। ड्राफ्ट आएगा। कौशिक साहब एक मिनट सुन लेते हैं। हाँ, तो उसको बैठ करके उसमें जो भी चीजें आएंगी वो आपके सामने छन करके आ जाएंगी। जब हमने कह दिया कि अगर कोई ये जितने भी कल 26 दल बैठे थे, अगर इनकी किसी प्रकार की कोई अगर ऐसी है तो अलग थोड़ी कहीं पर किसी मुद्दे पर है, तो वो सब एक किनारे रख करके देश हित के लिए क्या जरूरी है, संविधान की रक्षा के लिए क्या जरूरी है, उसके ऊपर जो पॉइंट्स होंगे उनमें संसद के अंदर बहस होगी। नहीं तो संविधान के लिए पहले कुर्सी जरूरी है या मुद्दे? देखिए भाई, अगर आप यही करें मुद्दों के आधार पर जो मुद्दे हैं देश के लिए, कुछ भाई अलग अलग पार्टियों की विचारधारा की पार्टियां हैं, और जब वो कॉमन उसमें लेकर के बैठ रही हैं तो उनके कई लेवल के मुद्दे होंगे। तो जो स्किप करने वाले हैं या अभी बस्ते में रखने वाले हैं उनको, तो वो उस तरीके से प्रायोरिटी के आधार पर उनको लोगों ने अपने अपने थोड़ा सा नीचे किए हुए हैं राष्ट्र हित के लिए, संविधान की रक्षा के लिए। राम प्रकाश पांडे जी, ठीक है, राम प्रकाश पांडे जी का मत रखा गया है। ठीक है, राम प्रकाश पांडे जी, विपक्षी एकता सदन में नजर आएगी? हाँ विपक्षी एकता सदन में नजर आएगी? जी जरूर आएगी। और अगर अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग राय होगी तब क्या करेंगे? नहीं, क्यों होगी? यानी आपको हम आप सारे विपक्ष एक होके बोलेंगे। टीएमसी का जो विचार हमेशा रहता है अलग हटकर रहता है। जब भी बात आती है कि हाँ हम एक हो रहे हैं, वहां पर कोई ना कोई ऐसा बयान जरूर आ जाता है टीएमसी की तरफ से, जिससे विपक्षी एकता जो है लड़खड़ाती हुई नजर आती है। अभी बात हुई, सब लोग एक हुए, नीतीश कुमार जी चले गए, ये कहा कि भाई नाराजगी जताई गई। दूसरी तरफ से टीएमसी की तरफ से बयान एक नेता की तरफ से आ गया कि ममता बनर्जी चेहरा होंगी तब आगे बात बढ़ेगी। इस तरह की चीजें क्यों आ जाती हैं? देखिए, कॉमन विन प्रोग्राम जो ममता बनर्जी ने जिस तरह से बोला है उस तरह से होगा तो आगे हम बढ़ेंगे। अभी तो विपक्ष एकता की भी नहीं, तो आप लोग नजर नहीं आते, अपने नेताओं पे लगाम नहीं है, क्या दिक्कत है कि जिस नेता के मन में जो आता है वो बोल सकता है? यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। जवाब देना नहीं चाहते या बचना चाहते हैं आप? ममता बनर्जी ही अंतिम शब्द है, तो कांग्रेस की वो जो बोलेंगे उसी के ऊपर में चलेंगे। नहीं तो जवाबदेही बनती है कि नहीं बनती है? इस तरह के नेताओं पे लगाम क्यों नहीं लगाते जो अपनी अपनी राय पे अलग थलग चलते हैं? इन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? देखिए, जो पार्टी की लाइन को छोड़ के करता है उन पर हमेशा टीएमसी कार्रवाई की है और आगे भी करती रहेगी। पार्टी गाइडलाइन जो है उसी पर चलेगा। लेकिन सुनील जी, यहाँ तो ये बात समझनी होगी ना कि अगर मुद्दे हैं, बड़े मुद्दे हैं, उन पर अगर ये चर्चा की जाती है, यूसीसी को लेकर ही अगर बात करें, तो अगर किसी भी मुद्दे पे अगर एक मत नहीं हुआ तो क्या लगता है कि वास्तव में इस सदन के बाद असर पड़ जाएगा विपक्षी? बिल्कुल पड़ेगा। मुझे लगता है कि इसी चर्चा में पता चलेगा। 26 दलों में से एक राजनीतिक दल ये कहता है कि 370-35 ये पे आप हमारा समर्थन करेंगे कि नहीं करेंगे। ये दल को सोचना पड़ेगा। क्या जम्मू कश्मीर की बड़ी पार्टी है, बहुत दिनों तक सत्ता में रही है, वो कांग्रेस के साथ सरकार में रही है वो केंद्र में, क्या उसकी बात को माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? दूसरी बात, यूसीसी को लेकर के आप पार्टी का बिल्कुल साफ स्टैंड था कि हम यूसीसी पर चर्चा करेंगे और देखेंगे, हम समर्थन नहीं करते हैं। आईएनसी के नेता शरद पवार ने भी यही कहा कि हम देखेंगे और देखने के बाद निर्णय लेंगे, और देखने के अलावा कौन से बिंदु हैं जिस पे आप निर्णय लेंगे, कौन से बिंदुओं पे आप असहमत होंगे। तो ये थोड़े से तो मुझे लगता है कि विपक्ष में को ये दिखाना पड़ेगा कि जो इकट्ठा होने के बाद पहला सत्र आपके सामने है। बहुत सारे, लेकिन ऐसा भी तो पहली बार हुआ कि जब अपने दल की बैठक एनडीए की खुद बुलानी पड़ी, तो कहीं ना कहीं विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि आखिर क्या वजह है जो बुलानी पड़ गई? यानी अपनी ताकत पर आपको कहीं ना कहीं डाउट हो गया था ना? नहीं, ठीक बात है, लेकिन संसद में और राज्यसभा में दोनों में देखेंगे जैसे 38 दल भाजपा के साथ हैं, लगभग 20 दल ऐसे होंगे जिनका कोई सांसद नहीं है, कोई विधायक नहीं है, तो उन दल का कोई मतलब नहीं है। तो जैसे आप 26 दल ले लीजिए, जो नया संगठन बना इंडिया, उसमें आप देखेंगे ना 15 दल ऐसे हैं जिनका कुछ अस्तित्व ही नहीं है। जो 11 सदस्यीय कमेटी की जो बात की जा रही है, वही मानिए आपके 11 ही वो राजनीतिक दल हैं जिनकी भूमिका विधानसभाओं में और संसद में और राज्यसभा में है, बाद बाकी सब ऐसे ही हैं।
उनको केवल संख्या बढ़ाने के लिए आप लीजिए नाम से, तो कोई मतलब नहीं है उसका। दूसरी बात, जब संसद सत्र चले या राज्यसभा का सत्र चले, उसमें आपकी कोई भूमिका ही नहीं रहेगी, तो फिर आप क्या करेंगे? दूसरी बात, एक और आ सकता है, मुझे लगता है बीजेपी एक स्टॉक लगा सकती है। क्या अभी जो पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव हुए और जो कांग्रेस के वाम दलों के नेताओं ने जो विरोध वहां किया, जो राज्यपाल को लिख करके ज्ञापन दिए, चुनाव आयोग को लिख के ज्ञापन दिए, उस पर चर्चा संसद सत्र में हो गया, फिर क्या करेंगे ये लोग? उन्हीं के पत्रों का जिक्र किया जाएगा। विकास जी, जवाब है? बिल्कुल है सर, दीजिए। देखिए, धर्म जाति का जो सहारा चाहती है, हमारा राजनीतिक खेल है कि इसको जो वादा इन्होंने जनता से किया, उस वादे पर ये खरे नहीं उतरे हैं। इन्होंने जो झूठ बोला है उसको बेनकाब करना। रहा सवाल जाति और धर्म का, प्रधानमंत्री ने जो आरोप लगाए, तो जस्टिस राघवेंद्र कमेटी की 400 पन्ने की रिपोर्ट उत्तर प्रदेश में और रोहिणी आयोग का गठन जो किया है प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2017 को, उसका कार्यकाल 16 से 17 बार बढ़ाया गया। आज तक अति पिछड़ों को, दलितों को सामाजिक न्याय की समीक्षा नहीं करने देती भारतीय जनता पार्टी। एक षड्यंत्र है उनके संवैधानिक अधिकार है। और जो बिल से राशन को बांट करके 80 करोड़ लोग, प्रधानमंत्री ने अपने कहा है 40 करोड़ के आबादी लोग, ये ज्यादातर अति पिछड़े है, जिसको मनमोहन सरकार ने, पूर्ववर्ती सरकार ने ये 70% इसके नाम पर भारतीय जनता पार्टी और अति पिछड़ों वोट दे दी है। और उसको आज प्रधानमंत्री और वहां परिवारवाद, तो हम इस परिवार की बात है, परिवार है जिसने बंटवारे का काम, देश की आजादी के विकास में पसीना भी नहीं खाए। ठीक है। और एक वो परिवार जिसने इतना घटता देश दिया है, महात्मा गांधी से लेकर के राजीव गांधी, और आज राहुल गांधी और सोनिया सत्ता से दूर रहकर घटता को, और सबसे बड़ा मुद्दा ये होगा कि राज्य उन शक्तियों को हरण कर रही है, कब्जा कर रही है। जैसे जीएसटी काउंसिल की मीटिंग नहीं थी और जीएसटी को पीएम के तहत लाकर व्यापारियों को डराया जा रहा है, और मणिपुर में एक राज्य को चाहिए उसके जो अधिकार का काम, तमाम सारे जीएसटी को पीएमएलए के तहत लाने की कौशिक जी बात कर रहे हैं। एक बात, एक पक्ष और ले लेना चाहते हैं हम, जरा संजय जी से जवाब ले लें। आपकी आवाज कट कट के आ रही है, विकास जी थोड़ा सा रोकना चाहेंगे। संजय चौधरी जी, चूंकि आपसी सामंजस्य सत्ता पक्ष और विपक्ष, ठीक है, एक मिनट विकास जी, आपकी आवाज कट रही है थोड़ा सा, मैं समझ गया। जीएसटी को पीएमएलए के तहत लाने पर चर्चा करना चाहते हैं, सब मुद्दे आएंगे तो उस पर सबकी नजर बनी रहेगी। लेकिन एक बात जरूर संजय जी आपसे समझना चाहेंगे, अहम की लड़ाई क्या इस कदर हावी हो जाती है सियासत पर या दलों पर कि वो जनता को इग्नोर करने लगते हैं? जब बात चली दिल्ली में बाढ़ की, तो बाढ़ का भी मुद्दा जब उठाया जाएगा तो उसमें ये देखा जाएगा कि बाढ़ पर क्या आपने राय दी, क्या मशवरा दिया, कितना संज्ञान लिया, ये भी चीजें तो देखी जाएंगी। इसका जवाब क्या था? ये कहा गया कि उपराज्यपाल साहब कह रहे हैं कि हमारे पास फोन आया था, लेकिन केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि हमारे पास तो कोई फोन नहीं आया। निश्चित रूप से अगर आम आदमी पार्टी को लगता है कि दिल्ली की बाढ़ का मुद्दा भारत की संसद में बहस के लिए आना चाहिए, तो वो प्रस्ताव रखेंगे और प्रस्ताव स्वीकार होगा तो निश्चित रूप से। लेकिन एक सीएम का इग्नोरेंस क्यों? ये कॉल क्या उनको नहीं किया जा सकता था? क्या उनसे डायरेक्ट बात करके संज्ञान नहीं लिया जा सकता था? अरे वो सारे विषयों के लिए अलग अलग विभाग हैं, जो विभाग है वो उसका उत्तर देगा। और मुझे लगता है कि विपक्ष जो भी अपने प्रश्नों को रखेगा, समुचित विचार विमर्श के आधार पर वो विषय सदन के पटल पर चर्चा के लिए आएंगे और निश्चित रूप से सरकार उसका उत्तर देगी। सरकार को कोई अहम नहीं है, सरकार खुले मन के साथ सभी को स्वीकार कर रही है, लेकिन जमीन के धरातल पर विपक्ष की स्थिति क्या है जरा देखिए, मजेदार बात। ठीक है, समय इतना ही था, ठीक है संजय जी, समय इतना ही था, वो तो खैर सदन की स्थिति पता लगी। सुनील कौशिक जी, चलते चलते 30 सेकंड में आपका जवाब चाहेंगे। क्या लगता है कि जो विधेयक 17 नए विधेयक लाने की बात की जा रही,
वो सारी चीजें पास हो जाएंगी, कोई खास कठिनाई नहीं होगी, या सदन लगता है कि चूंकि स्थगन प्रस्ताव को भी लाने की बात कही जा रही है, नहीं, मुझे स्थिति तस्वीर क्या होगी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि देखो संख्या बल का आप देखेंगे तो निश्चित तौर से राज्यसभा में और लोकसभा में बीजेपी को समर्थन है। बहुत सारे राजनीतिक कभी कभी क्या होता है, किसी मुद्दे पर इतना तो केंद्र सरकार ने कर ही लिया है, पिछला रिकॉर्ड देखेंगे वो बायकॉट कर जाएंगे, तो मुझे नहीं लग रहा। लेकिन निश्चित तौर से जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, और जैसे बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम सामना करेंगे, उसी विपक्ष को सहकार मतलब सही दिशा में ऐसा सामना करेंगे और वो अपना पक्ष रखेंगे, ये तो समय बताएगा। क्योंकि जिस तरह से लग रहा है कि गर्माहट बनेगी और सियासी गर्माहट देखने को मिलेगी, उससे हालात थोड़ा सा टिपिकल होंगे, और कहते हैं कि बौछार जरूर होगी मुद्दों की, उसका जवाब किस तरह से दिया जाएगा, या फिर यूं ही कार्रवाई स्थगित होती रहेगी, और जिस तरह से पिछली बार हुई, इसको हमें समझना होगा। लेकिन अभी तक सब कुछ ठंडा है। देखना यह है कि जब पहला दिन शुरू होगा तो तस्वीर असली क्या होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिर नजर हम भी बनाए रखेंगे, आप भी बनाए रखिए। देखना यह होगा कि जिस तरह की बातें यहाँ बड़े शांत स्वभाव में कही जा रही हैं, ऐसी ही शांति, सज्जनता, शालीनता सदन में देखने को मिलेगी। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।